आज हम बात करेंगे सिजेरियन के बाद कैसे प्रेगनेंसी प्लान करें, सिजेरियन के बाद क्या प्रिकॉशंस ले ताकि आपको फ्यूचर प्रेगनेंसी में दिक्कत ना हो। तो सिजेरियन डिलीवरीज आजकल बहुत कॉमन हो चुके हैं क्योंकि बच्चे जो रहते हैं एक या दो रहते हैं, उसमें भी हमारे लाइफस्टाइल के वजह से काफी बार कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी में देखे जाते हैं। डायबिटीज हो आ जाती है, किसी को ब्लड प्रेशर आ जाता है, कभी कोई बच्चे में कुछ रिस्क आ जाती है, बच्चे के हार्ट बीट ड्रॉप होना या और कोई रीजन से जैसे कि बाजू का पानी कम हो जाना। सिजेरियन के रेट्स जो है आजकल बढ़ गए हैं। तो एक बार आपका सिजेरियन डिलीवरी हो गया तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद आपको क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। तो मैं ये कहूंगी कि आप जहां पे सिजेरियन करवा रहे हैं पहले तो आप अच्छे डॉक्टर के पास जाके, जो कि स्किल्ड एक्सपीरियंस्ड है, उन्हीं से आप सिजेरियन करवाएं और अच्छे हॉस्पिटल में कराएं जहां पे सारे फैसिलिटीज है, जहां पे हाइजीन अच्छा मेंटेन है। तो आपका जो रिकवरी है या आपका जो सिजेरियन स्कार है वो हेल्दी रहेगा। तो आपका सिजेरियन स्कार को हील करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो आपको जो भी मेडिसिन डॉक्टर ने एडवाइस किए हैं, यूजुअली सिजेरियन के बाद में पेन किलर्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, आयरन के सप्लीमेंट्स होते हैं, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स होते हैं। तो ये सारे आपको टाइम पे लेना है। और आपको क्या करना है, आपके खाने में अच्छे क्वालिटी के प्रोटीन्स को इंक्लूड करना है। प्रोटीन पाउडर आप ले सकते हैं, बॉइल्ड एग व्हाइट आप खा सकते हैं। तो गुड प्रोटीन इनटेक, अच्छे से हाइड्रेशन मेंटेन करना, बहुत अच्छे फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने में लेना, ये सारी चीजों से जो है आपका सिजेरियन स्कार का हीलिंग, ओवरऑल आपका बॉडी का हीलिंग अच्छे से हो जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अच्छे हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस डॉक्टर से सिजेरियन करवाएं। सेकेंड है, आपके डिलीवरी के बाद आप ये सारे जो खाने पीने के चीजें बताई हैं या आपके एंटीबायोटिक के टैबलेट्स हैं, आपके आयरन के सप्लीमेंट्स हैं, ये सही से लेना। तो आपका जो स्कार का हीलिंग है अच्छे से हो जाएगा। और अभी सिजेरियन के बाद आपको प्रेगनेंसी कब प्लान करना है, कम से कम 1.5 साल का गैप हम रिक्वायर्ड ही समझते हैं, क्योंकि यूट्रस जो होता है वो मसल से बना होता है, उसमें 3 लेयर्स होते हैं। और ये मसल्स जो होते हैं, ये सिजेरियन के टाइम पे ये यूट्रस का लोअर यानी कि नीचे का जो हिस्सा है उसके ऊपर हम एक इंसिजन ले करके मसल की ये जो दीवार है यूट्रस की वो पूरी खोल के फिर बच्चे को बाहर निकालते हैं। यानी कि आपके गर्भाशय के नीचे के हिस्से में एक ट्रांसवर्स यानी कि आधा स्कार एक बन जाता है। इसे हम कहते हैं लोअर सेगमेंट, मतलब नीचे के हिस्से में सिजेरियन डिलीवरी। तो नीचे के हिस्से में मसल लेयर पे एक ट्रांसवर्स इंसिजन बना करके पूरा मसल लेयर खोल के फिर हम बच्चे को बाहर निकालते हैं। तो ये स्कार जो है वो मसल का जो लेयर है वो हील होने के लिए हम इसको अच्छे से सूचर करते हैं, लेयर्स में सूचर करते हैं। तो ये मसल लेयर आपका हील होने के लिए कम से कम 1 साल तक का समय लग सकता है। फिर भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आपको आपकी बॉडी के पूरे रिकवरी के लिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको डिलीवरी के टाइम पे ब्लड लॉस या जो भी आपके बॉडी के न्यूट्रिएंट्स है, जब आप ब्रेस्ट फीड करते हैं तो आयरन, कैल्शियम, ये सारी चीजें आपसे बच्चे को जा रही है। तो आपकी बॉडी में ये सारी चीजों के रिकवरी के लिए आपको टाइम देना है। तो 1.5 years एटलीस्ट माना जाता है एक सिजेरियन के बाद आपको गैप देना है। उसके बाद आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। तो काफी बार हम सोचते हैं कि अभी एक सिजेरियन हो गया तो क्या अगला सिजेरियन ही होगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर फर्स्ट डिलीवरी सिजेरियन से हुआ है तो मोस्ट ऑफ द टाइम सेकेंड डिलीवरी भी सिजेरियन से करना सेफ रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक पेशेंट का वापस सिजेरियन ही होगा। तो हम जो सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी करते हैं उसे हम कहते हैं वीबैक, यानी कि वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन, वीबैक। तो ये वीबैक का जो क्राइटेरिया रहता है वो कुछ फिक्स क्राइटेरिया रहता है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि आपके केस में क्या नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है, क्या वीबैक पॉसिबल है, तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन के पास जा करके आपको ये चीज डिस्कस कर लेनी चाहिए। हर एक पेशेंट को हम वीबैक की सलाह नहीं दे सकते। तो आपके केस को पूरे तरीके से समझ के आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको सलाह दे सकते हैं कि आप वीबैक का ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं या नहीं। अब हम देखेंगे कि अब अगर समझो सिजेरियन के बाद आप प्रेगनेंसी प्लान करना स्टार्ट करने के बाद भी अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं क्या। तो सिजेरियन के बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है तो उसे हम कहते हैं
कि जरूरी नहीं कि सिजेरियन के वजह से ही हो, लेकिन उसे हम कहते हैं कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। तो डेफिनेटली आप अगर सिजेरियन के डिलीवरी के बाद ट्राई कर रहे हैं, 1-1.5 साल ट्राई कर चुके, तो आपको फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जा करके पूरी जांच करवा के उसका रीजन क्या है वो मालूम करना चाहिए। उस हिसाब से वो आपको फर्दर गाइड कर सकते हैं। अब देखेंगे कि उसमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं सिजेरियन डिलीवरी के बाद, अगर फ्यूचर प्रेगनेंसी में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। तो सिजेरियन डिलीवरी के बाद जो रिस्क रहते हैं वो ये रहता है, एक तो दोबारा से सिजेरियन हो सकता है आपका। सेकेंड रिस्क रहता है कि ये सिजेरियन स्कार का अगर वो हेल्दी या स्ट्रांग नहीं है तो गिव वे होना, यानी कि वो स्कार फट जाना, जिसे हम कहते हैं या तो स्कार डेहिसेंस जो एक माइल्डर वैरायटी है स्कार गिव अवे होने का, या तो स्कार रप्चर जो कि मतलब इमरजेंसी हो सकता है कि आपका पूरा यूट्रस फटने से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होके वो इमरजेंसी हो गया। तो स्कार डेहिसेंस क्या होता है, तो ये यूट्रस के लेयर में से अंदर के लेयर तो खुल गए लेकिन जो सबसे ऊपर वाला सिरोजल लेयर है वो अभी भी इंटैक्ट है, तो उसे हम कहते हैं स्कार डेहिसेंस। तो ये कब हो सकता है, यूजुअली स्कार डेहिसेंस जो है वो थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि आपका 7th 8th या 9th मंथ जब चल रहा है प्रेगनेंसी उस टाइम पे हो सकता है। या स्कार रप्चर कब हो सकता है, स्कार रप्चर यानी कि सारे के सारे लेयर्स हट गए और जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया अंदर बच्चेदानी फटने की वजह से, गर्भाशय फटने की वजह से, उसे कहते हैं स्कार रप्चर। स्कार रप्चर कब हो सकता है, 9th मंथ में भी हो सकता है, या ज्यादातर टाइम पे जब आपके लेबर पेन स्टार्ट हो जाए, जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करने लगे तब स्कार रप्चर हो सकता है। तो सारे पेशेंट्स में ये रिस्क नहीं रहते। यूजुअली अगर आपका लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन यानी कि LSCS हुआ है तो आपका ये चीज होने का जो रिस्क है वो 1% या उससे लेस रहता है। तो ये काफी कम पेशेंट्स में होता है, लेकिन ये अगर आपको पता है कि ये ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है तो आप विजिलेंट रह सकते हैं। यूजुअली स्कार रप्चर के या स्कार डेहिसेंस के सिम्टम्स जो होते हैं वो अचानक से पेन आके फिर पेन बंद हो गया, या फिर अगर रप्चर हो गया तो सडन सिंकोपल अटैक यानी कि फेंट होकर के आप गिर गए ये पेन के बाद, ये या फिर सडनली वजाइनल ब्लीडिंग भी आ सकता है। तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं। तो यूजुअली थर्ड ट्राइमेस्टर यानी 7th 8th 9th मंथ में इन सिम्टम्स के बारे में आपको विजिलेंट रहना चाहिए और आपके ऑब्स्टेटिशियन के सलाह से ही आपको डिसीजन लेना चाहिए कि आपको दोबारा सिजेरियन करना है या फिर आपको नॉर्मल डिलीवरी प्लान करना है। तो ये स्कार डेहिसेंस हो गया या स्कार रप्चर हो गया। और क्या रिस्क हो सकता है सिजेरियन के बाद प्रेगनेंसी आए तो स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये एक रिस्क होता है। उसमें क्या होता है कि ये जो सिजेरियन सेगमेंट का जो सिजेरियन सेक्शन का जो स्कार है, प्रेगनेंसी वहीं पे अगर इम्प्लांट हो गया नेक्स्ट टाइम तो उसे हम कहते हैं स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक यानी कि जो प्रेगनेंसी उसके सही जगह पे नहीं बल्कि कहीं और जगह पे इम्प्लांट हो गई तो उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। नॉर्मल जगह कौन क्या है प्रेगनेंसी की, यूट्रस के अंदर। तो यूट्रस के अंदर जो जगह है वो है यूटॉपिक यानी कि नॉर्मल। उसको छोड़ के अगर समझो प्रेगनेंसी ट्यूब में आ गई तो उसे हम कहते हैं ट्यूबल एक्टोपिक। अगर प्रेगनेंसी बच्चेदानी के मुंह के पास आ गई तो उसे कहते हैं सर्वाइकल एक्टोपिक। ये प्रेगनेंसी अगर सिजेरियन के स्कार के यहाँ पे इम्प्लांट हो गई तो उसे कहते हैं स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ये कैसे पता चल सकता है, ये अल्ट्रासाउंड स्कैन जो होता है उसमें हमें पता चल सकता है। तो आपको आपके सिजेरियन के बाद जो प्रेगनेंसी है उसका स्कैन एक एक्सपर्ट सोनोलॉजिस्ट से या एक्सपर्ट फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कराना चाहिए ताकि पता चले कि प्रेगनेंसी एग्जैक्टली कहाँ इम्प्लांट हुआ है। तो ये हुआ स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। और क्या रिस्क हो सकता है सिजेरियन के बाद प्रेगनेंसी में, तो वो रिस्क रहता है कि आपको प्लासेंटा अक्रीटा परक्रीटा स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स। ये क्या होता है, जो प्लासेंटा यानी कि वार रहता है वो वार अगर आपके बच्चेदानी के स्कार के एरिया से निकल के अगर डीप चला जाए, उसका इम्प्लांटेशन या उसकी जो जड़ें हैं वो डीप चले जाए तो उसे कहते हैं प्लासेंटा अक्रीटा परक्रीटा स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो प्लासेंटा मतलब क्या होता है, जिससे माँ से बच्चे को या बच्चे से माँ को जो भी गैसेस का एक्सचेंज होता है या शुगर का एक्सचेंज होता है, न्यूट्रिशनल एक्सचेंज होता है, वो प्लासेंटा से होता है। ये बहुत ही वास्कुलर यानी कि उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स रहते हैं।
तो ये प्लासेंटा अगर स्कार के एरिया में, सिजेरियन स्कार के एरिया में इम्प्लांट हो गया और वो यूट्रस के मसल के लेयर को छेद के डीप चले गया, तो उसे हम प्लासेंटा अक्रीटा स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। तो वो कितना डीप गया है उसके ऊपर कॉम्प्लिकेशंस डिपेंड करते हैं। अगर वो बहुत ज्यादा डीप चले गया तो बच्चेदानी के बाहर आ गया, तो बच्चेदानी के सामने ये ब्लैडर रहता है, यूरिनरी ब्लैडर रहता है, तो उसके अंदर भी चले गया, तो ये जो है ये कितना हद तक वो प्लासेंटा अपनी जड़ें बना रहा है या उसके थ्रू चले जा रहा है दूसरे ऑर्गन्स में, उसका जो स्पेक्ट्रम रहता है उस हिसाब से आपको सिम्टम्स हो सकते हैं या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ये किस पे पता चलेगा? ये भी हमें अल्ट्रासाउंड स्कैन पे पता चलेगा। तो आपको एक्सपर्ट सोनोलॉजिस्ट से अल्ट्रासाउंड स्कैन कराना है तो हमें पता चले कि ऐसे कोई रिस्क नहीं है। अगर इसमें समझो बाई चांस ये प्लासेंटा अक्रीटा में से कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपको हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक यूनिट में ही डिलीवरी प्लान करना चाहिए, जहां पे ब्लड बैंक फैसिलिटीज उसी हॉस्पिटल में हो, जहां पे एक्सपर्ट सर्जन्स हो वो प्लासेंटा निकालने के लिए, या हो सकता है उसके साथ में अगर कोई और प्रोसीजर करना पड़े तो उसके लिए सारे फैसिलिटीज उसी हॉस्पिटल में हो। ऐसे हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक यूनिट में आपको डिलीवरी प्लान करना चाहिए अगर प्लासेंटा अक्रीटा पता चला है स्कैन पे। तो ये हो गए सिजेरियंस के रिलेटेड नेक्स्ट प्रेगनेंसी में क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं या रिस्क हो सकते हैं। अब हम देखेंगे क्या सिजेरियन स्कार भी इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है। तो डेफिनेटली ये कुछ पेशेंट्स में हम देखते हैं कि जो सिजेरियन स्कार है उस जगह पे एक डेंट बन के रह गया, जिसे हम कहते हैं इस्थमोसील। तो आपका जो मसल लेयर है वो हील होने के बाद एक लेवल पे आकर के जुड़ जाना चाहिए और उसका थिकनेस भी अच्छा होना चाहिए। अगर बाई चांस सिजेरियन स्कार के जगह पे अगर वो लेयर एक दूसरे से सही से नहीं मिला तो ये जो इस्थमोसील होता है उसमें काफी बार ब्लड या म्यूकस कलेक्ट होकर के यूट्रस के अंदर भी ये पानी चले जा सकता है। तो उससे क्या होता है कि वहां का जो एनवायरमेंट है जो प्रेगनेंसी आने के लिए हमें चाहिए वो मेंटेन नहीं होता। आपके जो स्पर्म्स है उसमें काफी बार ये फ्लूइड के वजह से उसको डैमेज हो सकता है, या एम्ब्रियो अगर बन गया तो एम्ब्रियो के लिए वो जो पानी जा रहा है अंदर जो ब्लड और म्यूकस मिक्स्ड है उससे इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इस्थमोसील जो होता है उसमें भी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी यानी कि प्रेगनेंसी आने में दिक्कत हो सकती है। तो जिनको पहला प्रेगनेंसी सिजेरियन से हुआ है उनको अगर ये इस्थमोसील है तो हो सकता है ये एक वजह हो उनको प्रेगनेंसी नहीं आने की। तो अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है और आपको इस्थमोसील डिटेक्ट हुआ है स्कैन पे, अल्ट्रासाउंड स्कैन पे हम मेजर करते हैं कि कितना वॉल में कितना डिफेक्ट है, कितना आपका जो स्कार है उसे हमें रिपेयर करना चाहिए। उस हिसाब से हम प्लान करते हैं कि ये स्कार का रिपेयर हम हिस्ट्रोस्कोपी यानी कि सिर्फ गर्भाशय के अंदर दूरबीन डालकर कर सकते हैं, या लैप्रोस्कोपी यानी कि पेट से भी दूरबीन डाल करके ये रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये इस्थमोसील के साइज के ऊपर और उसके मेजरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस्थमोसील रिपेयर किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो अगर आपको सिजेरियन के बाद इस्थमोसील से प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है तो इस्थमोसील रिपेयर आपको फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से करवा करके आपका फ्यूचर प्रेगनेंसी आप प्लान कर सकते हैं। तो ये था सिजेरियन के बाद के प्रेगनेंसीज के बारे में, उनमें सिजेरियन स्कार में क्या रिस्क हो सकता है उसके बारे में। अगर आपको कोई भी इनफर्टिलिटी इश्यूज से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है या कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे मिल सकते हैं। मैं डॉक्टर प्राची कुलकर्णी, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, 49 फर्टिलिटी सेंटर, बंजारा हिल्स। धन्यवाद।